साथियों, मैं प्रेम कुमार गेड़ाम, राष्ट्रीय प्रभारी, भारतीय विद्यार्थी मोर्चा, भारतीय युवा मोर्चा, भारतीय बेरोजगार मोर्चा, भारतीय विद्यार्थी छात्रा प्रकोष्ठ, राष्ट्रीय आदिवासी छात्र संघ, इंडियन रिसर्च स्कॉलर्स एसोसिएशन एंड भारतीय विद्यार्थी छात्रावास संघ तथा राष्ट्रीय संयोजक राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद एवं राष्ट्रीय आदिवासी कर्मचारी संघ तथा राष्ट्रीय महासचिव भारत मुक्ति मोर्चा संगठन तथा डायरेक्टर ट्राइबल रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर। साथियों, ये मेरा संगठन में जो मुझे जिम्मेदारी दी वो आपको परिचय मैं आप लोगों को दिया। 15 साल से संगठन में काम कर रहा हूँ, 14 साल पूरे हो चुके हैं, अभी ये 15वां साल चल रहा है और करीबन 2011 से राष्ट्रीय स्तर पर मैं काम कर रहा हूँ। और संगठन जो भी जिम्मेदारियां दे रहा है, चाहे विपरीत परिस्थिति में हो, मतलब क्रिटिकल सिचुएशन में हो, हमने कोशिश की है कि ईमाने इबारे उस जिम्मेदारी को पूरा करें। साथियों, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में जो संगठन तोड़फोड़ करने का काम और संगठन के विरोध में जो गतिविधियां माननीय प्रदीप राम उर्फ प्रदीप अंबेडकर और मनोज कुमार पासी के द्वारा जो चल रहा है और जिसमें प्रदीप राम उर्फ प्रदीप अंबेडकर और मनोज कुमार पासी के द्वारा मेरा भी नाम उसमें शामिल किया जा रहा है कि 3 लोगों ने उत्तर प्रदेश में सत्यानाश किया। और वो 3 लोगों के नाम क्या लिए जा रहे हैं? एक मान्यवर गौतम बनसोड़े सर, दूसरे डॉक्टर अनिल कुमार माने सर और तीसरे प्रेम कुमार गेड़ा। और प्रचार 2-3 बिंदु को लेकर किया जा रहा है। एक, महाराष्ट्र के लोगों ने सत्यानाश किया। नंबर 2, महाराष्ट्र के लोगों ने कब्जा किया उत्तर प्रदेश पर। और नंबर 3, ये 3 लोगों ने उत्तर प्रदेश में सत्यानाश किया, ऐसा प्रचार किया जा रहा है। लेकिन जितने भी इनके वीडियो वायरल हुए और वो वीडियो मैंने सुने तो वो ये बताते हुए नजर नहीं आए कि महाराष्ट्र के लोगों ने क्या सत्यानाश किया, महाराष्ट्र के लोगों ने कौन सा कब्जा किया और हम 3 लोगों ने क्या सत्यानाश उत्तर प्रदेश में किया, ये उन्होंने नहीं बताया, सिर्फ ऐसा प्रचार कर रहे हैं। बहुत सारी बातें मान्यवर गौतम बनसोड़े सर और डॉक्टर अनिल कुमार माने सर ने क्रोनोलॉजी में आप लोगों को बताई। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सोशल मीडिया में ये नहीं चलना चाहिए। उन लोगों को मैं एक बात बताना चाहता हूं कि पहले तोड़फोड़ होती थी तो सोशल मीडिया नहीं था, तो व्यक्तिगत रूप से लोगों को समझाना पड़ता था। आज जो लोग तोड़फोड़ कर रहे हैं वो लोग संगठन को बदनाम करने के लिए, नेतृत्व को बदनाम करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा ले रहे हैं। तो हमारे जो सर्वसाधारण जो साधारण लोग हैं, उन लोग वो थोड़ा भावनिक सोचते हैं और ऐसा उनको लगता है कि नहीं सोशल मीडिया में ये चीजें ये नहीं होनी चाहिए। मैं उनको 2 बातें बताना चाहता हूं। अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोई हमसे टकराना चाहते हैं तो उनको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ही निपटाना होगा। अगर कोई मैदान में टकराना चाहता है तो उसको मैदान में ही निपटाना होगा। लड़ाई अगले वाला व्यक्ति किस प्रकार से लड़ना चाहता है उसके ऊपर निर्भर होता है और उस बात को ध्यान में रखकर साथियों रणनीति बनानी पड़ती है। मेरे नाम का जिक्र प्रदीप राम उर्फ प्रदीप अंबेडकर ने भवन में, जो गौतम बनसोड़े जी जब महाराष्ट्र से आए तो आने के बाद में जब हमारी चर्चा हुई उसमें उन्होंने जिक्र किया, प्रदीप अंबेडकर जी ने जिक्र ये किया कि प्रेम कुमार गेड़ाम के सामने मैंने कहा, ऐसा उन्होंने कहा कि अब गौतम बनसोड़े जी आए हैं तो सबको लेटर देकर निकाला जाएगा। और उन्होंने मेरा नाम लेकर कहा कि प्रेम कुमार गेड़ाम जी ने भी हाँ कहा। मैं किसी के हाँ में हाँ मिलाने वाला व्यक्ति नहीं, पहली बात। दूसरी बात, उस वक्त मैंने उनको जवाब दिया था कि ऐसे कैसे किसी को निकालेंगे, जो गुनाह करेगा तो उसको तो सजा मिलेगी और निर्णय लेने का अधिकार कोई गौतम बनसोड़े जी के पास तो है नहीं जो आप उनका नाम लेकर बोल रहे हैं।
ये तो सचिवालय और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नियंत्रण का मामला है। ये सेंटेंस मैंने कहा, जो उन्होंने ये बात आप लोगों को बताई नहीं, आधी अधूरी बात बताई, और हमारा समाज वो आधी अधूरी बात तो सुनकर भ्रमित हो जाता है। एक मौलिक सिद्धांत है, वन वे इंफॉर्मेशन वन वे जजमेंट। अगर आपको सही जजमेंट अगर लेना है, बनाना है, तो टू वे इंफॉर्मेशन राइट जजमेंट। तो दोनों तरफ की बात आप लोगों को सुननी होगी। अगर प्रदीप आम्बेडकर की बात आप लोग सुन रहे हो तो हमारी भी बात आप लोगों को सुननी होगी। और ये हम लोग सोशल मीडिया में बयान नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो तोड़फोड़ करने वाले लोग हैं, प्रदीप राम उर्फ प्रदीप आम्बेडकर और मनोज कुमार पासी, उनको हम लोग एक्सपोज कर रहे हैं। और जरूरत पड़े तो ये एक्सपोज एपिसोड भी हम लोग चलाएंगे सोशल मीडिया में, अगर जरूरत पड़े। इसलिए तो मैंने पहला ही सेंटेंस कहा कि कौन हमारा जो विरोधक हो या दुश्मन हो, वो हमसे कैसे टकराना चाहते हैं, उस पर निर्भय होगा लड़ाई। सिर्फ लड़ाई ब्राह्मणों से होगी ऐसा नहीं है, वो तो अंतिम लड़ाई है ही। साथियों, दूसरा जो बिंदु सामने आ रहा है, उस संदर्भ में प्रदीप आम्बेडकर जी को लेकर मैं कुछ बातें आप लोगों को बताना चाहता हूं, बहुत खास बात आप लोगों को बताना चाहता हूं। जब प्रदीप आम्बेडकर जी को जब लेटर मिला ट्रांसफर का दिल्ली जाने का, तो संगठन में पूर्णकालीन प्रचारक योजना जो है वो सेंट्रल की योजना है। जैसे मैं यूपी आने के पहले बंगाल का प्रभारी था, मेरा बंगाल से ट्रांसफर हुआ, मैं यूपी आया। तो सेंट्रल के जो पूर्णकालीन प्रचारक है, सेंट्रल जो भी आदेश निर्देश करता है उस पर केवल मात्र अमल करना पड़ता है। क्योंकि पूर्णकालीन प्रचारक का समय पूर्णकालीन प्रचारक का समय नहीं होता है, और पूर्णकालीन प्रचारक का जीवन ये पर्सनल लाइफ नहीं होती है, बल्कि पब्लिक लाइफ होती है। वो समाज की प्रॉपर्टी होती है, समाज के लिए उन्होंने जीवन त्यागा है। तो निश्चित रूप से संगठन के दिशा निर्देशन, नियंत्रण, निगरानी और अनुशासन में रहकर सबको कार्य करना पड़ता है। तो जब ट्रांसफर का लेटर उनको मिला तो पहला उनका काम होना चाहिए था कि जहां ट्रांसफर हुआ दिल्ली में, वहां उनको जाना चाहिए था। वो गए नहीं। और जो काम उनको बताया नहीं गया था, वो काम उन्होंने शुरू कर दिया। जैसे ट्रांसफर हुआ, ट्रांसफर होने के बाद कार्यक्रम उनके जारी थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से सलाह मशवरा करना चाहिए था। नंबर दूसरा, जो काम उनको नहीं दिया गया वो काम उन्होंने किया। झांसी गए तो ये काम तो उनको दिया नहीं गया। यानी जो आरोपी है, तो आरोपी के लिए जांच कमेटी बिठाई जाती है, ना कि बल्कि आरोपी अपनी जांच खुद करता है, वो उसका अधिकार नहीं होता है। दुनिया में ऐसा कहीं पर भी सिस्टम नहीं बनाया गया कि जो अपराधी है वो अपराधी स्वयं की जांच स्वयं करे, ऐसा तो कोई कानून है ही नहीं। मतलब ये बताने के पीछे मेरा यही मकसद है, जो काम नहीं दिया वो काम उन्होंने किया। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, जब उनका ट्रांसफर हुआ तो मुझे टेलीफोन आया। उत्तर प्रदेश में 75 जिला, 18 मंडल और 8135 न्याय पंचायत है। 3 जोन में उत्तर प्रदेश है, पूर्वांचल, मध्यांचल, पश्चिमांचल। मैं पश्चिमांचल का एडॉप्शन इंचार्ज हूं, जिसमें 26 जिले, 6 मंडल, 136 विधानसभाएं आते हैं। तो उस दौरान मेरा 26 जिलों का दौरा चल रहा था। तो प्रदीप आम्बेडकर जी का मुझे फोन आया और प्रदीप आम्बेडकर जी ने मुझे कहा कि मेरा ट्रांसफर दिल्ली हुआ है। तो मैंने उनको कहा, अगर आपका ट्रांसफर हुआ तो आपने जल्द से जल्द दिल्ली रवाना होना चाहिए। तो उन्होंने मुझे कहा कि इतने जल्दी मेरा ट्रांसफर कैसे हुआ? जरूर इसके पीछे कुछ षड्यंत्र है। तभी मैंने उनको टोका कि प्रदीप जी,
आप मेरे से उम्र में बड़े हैं, सीनियर फुल टाइमर है, मैं आपको समझा तो नहीं सकता हूं, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि आप थोड़ा वेट एंड वॉच कीजिए, शांत रहिए, और जहां आपका ट्रांसफर हुआ वहां आप चले जाइए। आपका जो भी कहना है आप रिटर्न में सचिवालय भेज दीजिए, लेकिन किसी से कोई भी बात मत कीजिए। मैंने उनको आगाह किया था, ये भी बात मुझे समझाने की जरूरत नहीं थी उनको, और ये टेलीफोनिक बातचीत है, ये भी समझाने की जरूरत नहीं थी। समझने वाले व्यक्ति को सिर्फ इशारा काफी होता है। प्रदीप अंबेडकर जी तो ऑर्गेनाइजेशन का कैडर था। मैं तो हैरान इस बात से हूँ कि जो स्वयं कैडर है 20 साल का, जो स्वयं कैडर कैंप लेता है, वो इतना अनकैडराइज कैसे हो गया। अनकैडराइज व्यक्ति तभी होता है जब व्यक्ति कोई बहुत बड़ा गुनाह करता है। अनजाने में गलती की तो माफ की जा सकती है, लेकिन गुनाह में सजा होती है। तो अनकैडराइज कब होता है? जब कोई व्यक्ति गुनाह करता है और उस गुनाह को छुपाने के लिए अपने समर्थन में लोगों को तैयार करना शुरू कर देता है। प्रदीप अंबेडकर ये अपराधी है, ये स्वयं प्रदीप अंबेडकर जानते थे। उन्होंने गुनाह किया, ये स्वयं प्रदीप अंबेडकर जानते थे, स्वयं जानते थे। और इस वजह से उन्होंने अपने समर्थन में लोगों को तैयार करने के लिए दिल्ली जाने के बजाय मथुरा गए, उत्तर प्रदेश घूम रहे थे, लखनऊ आते जाते रहते थे, दिल्ली से भाग गए ये बोला जा सकता है, बगैर बताए गए, मतलब भाग गए। जो बातें आपको बताई जा रही, अगर प्रदीप अंबेडकर जी अगर आपराधिक नहीं है और उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया है, तो उन्होंने संगठन के आदेश का पालन क्यों नहीं किया और दिल्ली में वो क्यों नहीं रहे? पहला सवाल। नंबर दूसरा सवाल, अगर वो आपराधिक नहीं है, अगर उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया है, तो वो सेंटर पर ना रहते हुए वो इधर उधर क्यों जा रहे थे और अपने समर्थन में क्यों लोगों को बता रहे थे? खुद बता रहे थे मेरे ऊपर अन्याय हो रहा, अन्याय हो। आपके ऊपर अन्याय हुआ या नहीं हुआ ये जांच कमेटी तय करेगी। आपके ऊपर अन्याय हुआ या नहीं हुआ ये सेंट्रल तय करेगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेंगे, सचिवालय तय करेगा। इतनी सारी मशीनरी संगठन में निर्माण की गई है, लेकिन फिर भी वो ऐसा काम कर रहे थे। इससे ये बात ध्यान में आती है कि ये व्यक्ति ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है। तो मुझे कब पता चला? जब मैं 26 जिलों का पश्चिमांचल का जब दौरा किया, और दौरा करने के बाद हर जिला की जब मैं मीटिंग लिया, लोगों से जब बातचीत हुई, तो कार्यकर्ता पदाधिकारियों ने ये सारी जानकारी मुझे बताई, और वो जानकारी सुनकर मैं हैरान हुआ। नंबर 1, प्रदीप अंबेडकर जी जहां जहां गए, चाहे वो बिहार हो, चाहे झारखंड हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे 1 तारीख की चाहे कानपुर में मीटिंग हो, तोड़फोड़ करने वाली, वो सारे रिकॉर्ड संगठन के पास में अवेलेबल है। सिर्फ मोबाइल में ही रिकॉर्ड होता है ऐसा नहीं है। दूसरा, मोबाइल में एक सिस्टम होता है वॉइस रिकॉर्डिंग। धनबाद में इन्होंने जो मीटिंग ली, उस मीटिंग का सारा वॉइस रिकॉर्डिंग हमारे पास अवेलेबल है। टेलीफोन पर जिन लोगों से इन्होंने बात की, उन लोगों ने वो रिकॉर्डिंग भेजे हुए हैं। कम से कम 50 रिकॉर्डिंग अगर हमारे पास अवेलेबल है, तो 50 में ऐसी कोई रिकॉर्डिंग नहीं है कि जिसमें इन्होंने
तोड़फोड़ की बात नहीं की है। ऐसी कोई रिकॉर्डिंग अवेलेबल नहीं है, बल्कि तोड़फोड़ करने वाली ही बात उन्होंने की है। भावनिक होकर लोगों को अपने समर्थन में लेने का कार्य किया है। जब जब हमको अवसर मिलेगा और जब जब संगठन का आदेश निर्देश मिलेगा तो निश्चित रूप से वो सारे रिकॉर्डिंग वायरल करेंगे, और ये जब जब चिल्लाएंगे तब तक वायरल करेंगे। बहुत खास बात आपको मैं इस रेफरेंस में ये बात आपको मैं बता रहा हूं। हम लोग ट्रेनिंग कैंप में पढ़ाते हैं एक बात कि फर्स्ट इंप्रेशन इज नॉट ए लास्ट इंप्रेशन, दे लास्ट इंप्रेशन दे ओनली इंप्रेशन। 20 साल का अनुभवी व्यक्ति इतना सेंसलेस कैसे हुआ? 20 साल का अनुभवी व्यक्ति लोगों को ट्रेनिंग कैंप में पढ़ाता था कि सार्वजनिक प्लेस पर संगठन के विरोध में, नेतृत्व के विरोध में कोई भी बात नहीं करना चाहिए, और स्वयं खुद सार्वजनिक प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया। दूसरों को अनुशासन में रहने का पढ़ाता था और खुद ही अनुशासनहीनता की। तो ये ब्राह्मणों का सिद्धांत है, फर्स्ट इंप्रेशन इज ए लास्ट इंप्रेशन। वामसेव का क्या सिद्धांत है? फर्स्ट इंप्रेशन इज नॉट ए लास्ट इंप्रेशन, लास्ट इंप्रेशन दे ओनली इंप्रेशन। 20 साल आपने काम किया और 21वें साल में आपने क्या किया, जनता को पता चला, तो 20 साल की मेहनत आपकी पूरी पानी में चली गई। और ये प्रदीप आंबेडकर जो किया, इसके पीछे मास्टर माइंड मनोज कुमार पासी है। और मनोज कुमार पासी जो है, ये करीबन 4-5 साल से ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जर्वेशन में था। और ये सब वो कर रहा था। मनोज कुमार पासी जी के बहुत सारे ऐसे रिकॉर्ड हमारे पास अवेलेबल है, रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है, वॉइस रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है। ये खुद को बहुत बुद्धिमान समझता है, बहुत चालाक समझता है। मनोज कुमार पासी बहुत चालाक समझता है। इसकी चालाकी, इसकी होशियारी, इसकी बुद्धिमत्ता इसमें चली गई। बाकी के लोगों को गधे समझता है। मैं सिर्फ एक ही उदाहरण आप लोगों को बताना चाहता हूं, सिर्फ एक ही उदाहरण। बाकी के बहुत सारे उदाहरण है। जैसे जैसे संगठन का समय पर आदेश निर्देश मिलेगा वैसे वैसे लेकर आएंगे। एक ही उदाहरण, ये जब आगरा आए और मेरे नियंत्रण में मनोज कुमार पासी को दिया गया, तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे बुखार था, मैं बेड रेस्ट पर चल रहा था। 9 तारीख के कार्यक्रम सर पर आ चुका था। तो मुझे जानकारी मिली कि सतीश भास्कर जी के साथ में प्रदीप मनोज कुमार पासी जी आगरा ऑफिस आ रहे हैं। ये आने के बाद मैं उठा, और ये जो चर्चा उस आगरा ऑफिस में की, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी मैं बेड से उठकर चेयर पर बैठा और मेरे मोबाइल का वॉइस रिकॉर्डिंग मैंने शुरू किया। ये बहुत खुद को होशियार समझता है ना। वॉइस रिकॉर्डिंग शुरू किया। इसने जो वाम से सेंट्रल कमिटी को लेकर, सेंट्रल के पदाधिकारी को लेकर जो भी शब्द प्रयोग किया, वो वॉइस रिकॉर्डिंग में अवेलेबल है। दूसरा, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी इसको छोड़ने के लिए मैं गेट तक आया, तब भी मोबाइल मेरे ही पास था। और इसने जो शब्द प्रयोग किया, जो शब्द प्रयोग उन्होंने किया, वो भी उस वॉइस रिकॉर्डिंग में रिकॉर्ड किया गया है। बुखार होने के बावजूद भी मैं गेट तक छोड़ने के लिए गया, उनको समझ में नहीं आया। और मुझे जब मैंने ये सारा लिखकर जब
राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नोटिस में लाया तो उन्होंने जवाब में कहा कि शायद महाराष्ट्र में इसका अर्थ ये हो सकता है, लेकिन मैंने झंझट शब्द कहा था। मैं आपको बताना चाहता हूँ, 15 साल से संगठन में काम कर रहा हूँ, आपसे बेहतर हिंदी बोलता हूँ, मैं हिंदी भाषिक नहीं हूँ और मुझे आपके सर्टिफिकेट की भी जरूरत नहीं है। बहुत सारे भारत के लोगों को तो यही जानकारी नहीं है कि प्रेम कुमार गेड़ा महाराष्ट्र के है। बहुत सारे लोग मुझे झारखंड का समझते थे, छत्तीसगढ़ का समझते थे, मध्य प्रदेश का समझते थे। बहुत सारे लोगों को यह भी जानकारी नहीं है कि मैं महाराष्ट्र का हूं। और जो 3 लोगों को आप लोग टारगेट कर रहे हो, अच्छा हुआ कि हम लोग एक जाति के नहीं हैं। डॉक्टर अनिल कुमार माने जी घुमंतु जनजाति से, प्रेम कुमार गेड़ाम ट्राइब से हैं, आदिवासी समाज से, गौतम मंसोड़े जी शेड्यूल कास्ट से हैं। और आपको ये भी मैं एक बात बता दूं, हम तीनों के जिले भी एक नहीं है, पास में लगे हुए नहीं है। एक नहीं है, दूसरा पास में लगे हुए नहीं है, तीसरा हम ब्लड रिलेशन में भी नहीं है, चौथा महाराष्ट्र में जैसे उत्तर प्रदेश में जोन है वैसे महाराष्ट्र में भी जोन है, एक जोन के भी नहीं है। जिस कांग्रेस आरएसएस बीजेपी के लोगों ने तथाकथित आजादी के 75 साल में आदिवासियों में लीडरशिप पैदा नहीं की, घुमंतु जनजाति में लीडरशिप पैदा नहीं होने दी, वाम से अपने 45 साल में जो मेहनत की, उस मेहनत की बदौलत आज आदिवासियों में राष्ट्रीय स्तर का नेतृत्व निर्माण किया, घुमंतु जनजाति में राष्ट्रीय स्तर का नेतृत्व निर्माण किया। उस नेतृत्व को आप सैबोटाइज करने का काम कर रहे हैं। ये अब जनता जान चुकी है, ये हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारी जान चुके हैं। मनोज कुमार पासी ने जो जाति उपजातिवाद जो उत्तर प्रदेश में निर्माण किया, क्योंकि भारत की जनता को शायद उत्तर प्रदेश के जियोग्राफिकली और सोशियली स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी नहीं है। मैं उनको बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में ये जो सोशल मीडिया में ये जो 4-5 नमूने ये जो ऐसा प्रचार कर रहे हैं, और बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में पूरा बवाल हुआ, उत्तर प्रदेश में पूरा बवाल हुआ। पूरे उत्तर प्रदेश में कोई पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं है भाई, कोई पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं है। उत्तर प्रदेश में 75 जिला है। मैं ये तोड़फोड़ करने वाले लोगों के जिले बताता हूं। मनोज कुमार पासी इलाहाबाद जिला के, जो प्रदीप माही जो कमेंट्स करते रहते हैं वो इलाहाबाद के, उसी विधानसभा के, करछना विधानसभा, ये दोनों भी इलाहाबाद के। प्रदीप माही का नाम आया मेरे मुंह में, मैं अगर ये वीडियो भी वो लड़का सुनेगा, मेरे ही विंग का लड़का था, वो अभी खुद को प्रभारी बताता है, प्रभारी वो है नहीं, क्योंकि जब उसने पंचायत का चुनाव लड़ी उसने राज्य प्रभारी का रिजाइन दिया और हमने चुनाव की परमिशन दी। अब वो प्रभारी है नहीं। जब गठबंधन टूटा, मैं प्रदीप माही को लेकर एक बात बताना चाहता हूं, मुझे हंसी भी आती है। जब गठबंधन टूटा और खुद के बलबूते पर जब लड़ने का निर्णय हुआ और राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा में जो 13 घटक दल साथ में लेकर लड़ने का निर्णय हुआ, तब मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पद जब घोषित करने के लिए होमवर्क लखनऊ में जारी हुआ, तब प्रवेंद्र प्रताप जी, चौधरी विकास पटेल जी, शरद मौर्य जी, एडवोकेट राजकुमार थोराट जी, गौतम मंसोड़े जी और डॉक्टर अनिल कुमार माने जी, कि
मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पद के दावेदार जो घोषित करने का मामला था, गठबंधन टूटने के बाद जो होमवर्क चल रहा था कि उत्तर प्रदेश में किनको ये जिम्मेदारी दी जाए, तो मेश्राम साहब ने ये प्रदीप माही को लेकर कहा था कि जो इलाहाबाद में मेरा जो कार्यक्रम था, तो मेश्राम साहब कह रहे थे सभी लोगों को, इलाहाबाद में जो कार्यक्रम था और जो लड़का संचालन कर रहा था उसका नाम क्या है? प्रदीप माही। हाँ, प्रदीप माही। तो उस लड़के का नाम उप मुख्यमंत्री पद के लिए लिखो, ये मेश्राम साहब ने स्वयं कहा था। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उप मुख्यमंत्री पद के लिए प्रदीप माही के नाम का सुझाव दिया था और वो अनाउंसमेंट भी होने वाला था। लेकिन जब पता चला सोशल मीडिया में कि संगठन विरोधी जो गतिविधियां प्रदीप राम उर्फ प्रदीप अंबेडकर और मनोज कुमार पासी कर रहे हैं, तो सोशल मीडिया में ये भी लड़का संगठन के विरोध में उटपटांग हरकतें कर रहा है, तो जाकर उसका नाम कैंसिल किया गया और उसकी जगह पर राम अरोज सरोज जी का नाम लिखा गया, जो कि वो उनकी जाति के। ये ऐसा बवाल खड़ा कर रहे हैं, ऐसा बवाल खड़ा कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे, अरे काय का पूरा उत्तर प्रदेश भाई, एक इलाहाबाद जिला, दूसरा कौशाम्बी जिला। ये जो एडवोकेट मनका प्रसाद है और एडवोकेट विक्रम, सम्राट विक्रम सिंह, ये जो दो लोग हैं, ये कौशाम्बी के हैं। ये 2 साल पहले ही इनको, ये मेरे विंग के ही पदाधिकारी थे, 2 साल पहले ही इनको निकाल दिया। मनका प्रसाद को जब प्रेसिडेंट बनाया गया था उत्तर प्रदेश में, काम ही नहीं कर रहा था, लोगों के फोन ही अटेंड नहीं कर रहा था। 2 साल पहले निकले हुए लोग हैं और संविधान ने समर्थन भी करने का, विरोध भी करने का अधिकार दिया है। तो जो संगठन में है ही नहीं, जो संगठन से निकले हुए लोग हैं, अगर वो संगठन के विरोध में बोल रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, तो जो हमारे कार्यकर्ता है, उन कार्यकर्ता और पदाधिकारियों को मैं ये बात बताना चाहता हूं कि उनके मुंह नहीं लगना चाहिए, उनको उनका काम करने देना चाहिए। हमने अपना मिशन, उद्देश्य, विचारधारा को ध्यान में रखकर हम लोगों ने काम करना चाहिए। ये कौशाम्बी जिला के 2 नमूने हैं, एडवोकेट मनका प्रसाद जी और एडवोकेट सम्राट विक्रम सिंह। मनोज कुमार पासी और प्रदीप माही ये इलाहाबाद के हैं और एक ब्रिजेश रावत जो नाम का लड़का है वो फैजाबाद का है। और फैजाबाद में वो एक ही है, लेकिन सोशल मीडिया आज ऐसा एक प्लेटफॉर्म है कि हर व्यक्ति कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। इसीलिए उत्तर प्रदेश छोड़कर बाकी के राज्य के लोगों को ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा बवाल है, बहुत बड़ा बवाल है। कोई बवाल नहीं है। इनकी खुद के जिला में चिल्लाने की, बोलने की भी औकात नहीं है। जब मैंने इनकी जाति चेक की तो ये सारे के सारे पासी जाति समाज से बिलोंग करते हैं। बाबा साहब आंबेडकर जो अब राष्ट्रव्यापी आंदोलन चला रहे थे, तो भोला पासवान शास्त्री ने बाबा साहब आंबेडकर के ऊपर पथराव फेंके। काशीराम साहब जब उत्तर भारत में आंदोलन चला रहे थे, तो काशीराम साहब के भी आंदोलन में और कार्यकाल में चमार और पासीवाद निर्माण किया। और आज मेश्राम साहब का जो आंदोलन चल रहा है, उस मेश्राम साहब के आंदोलन में भी ये चमार और पासीवाद निर्माण करना चाहते हैं। प्रांतवाद तो कर ही रहे हैं, लेकिन साथ में जातिवाद को भी बढ़ावा दे रहे हैं। मैं मेरे कार्यक्रमों में कहता हूं कि बामसेफ एक जाति का संगठन नहीं है, और उसके आगे लाइन कहता हूं हर बार कि अगर कोई एक जाति का संगठन बनाने की कोशिश करेगा, बनने नहीं देंगे। इस पर मुझे कबीर का एक दुआ याद आता है कि मैंने देखा एक अजूबा मुर्दा रोटी खाए, समझाने से समझत नहीं, मार पड़े चिल्लाए। ये समझाने से समझने वाले लोग नहीं।
जब तक इनके ऊपर कुछ पड़ेगी नहीं तब तक ये समझने वाले नहीं। ये कबीर कहते हैं, मैं नहीं कह रहा। मैं लिस्ट पढ़कर आप लोगों को बताना चाहता हूं। 3 जिला के नाम लिए, एक फैजाबाद, ये ब्रिजेश रावत। जब मेरा गोरखपुर में ट्रेनिंग कैंप था, मुझे यहां के कार्यकर्ताओं ने बताया, 2 दिन का ट्रेनिंग कैंप था ऑर्गेनाइजेशनल। दूसरे दिन बोले ब्रिजेश रावत आपसे वाद विवाद करने के लिए आने वाला है कि आप पासी को महत्व नहीं देते। तो मैं बोला बुलाओ उसको, आने दो। जब दूसरे दिन आया, एक शब्द भी बोला नहीं, एक शब्द भी बोला नहीं। अरे भाई सामने तो कुछ बोलो, एक शब्द भी बोला नहीं। 3 जिला, फैजाबाद, इलाहाबाद, कौशाम्बी के 2 नमूने, एडवोकेट मनका प्रसाद, एडवोकेट सम्राट विक्रम सिंह। इलाहाबाद के ये 2, मनोज कुमार पासी, प्रदीप माही के बारे में तो बताया। बेवजह ये लड़का, पेशेंस नाम की चीज नहीं, मुझे फोन किया था कि सर आपने मेरी जिम्मेदारी चुनाव में लगाने वाले हैं, अभी तक बताया नहीं, थोड़ा पेशेंस किया होता। तो आज वही उप मुख्यमंत्री पद का दावेदार होता। और ये बात भी मुझे शरद मौर्य जी ने बताई। हम जानते हैं कोई किसी के प्रभाव में आकर ऐसी हरकतें कर रहा है। मनोज कुमार पासी के तोड़फोड़ बोलने वाले रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। बोलने वाले, आगरा में एक कार्यकर्ता के घर में मुक्काम किया। देखो ये खुद को चालाक समझता है, बुद्धिमान समझता है, वो कार्यकर्ता जो आगरा के हमारे सीनियर मोस्ट कार्यकर्ता है, तो उनके साथ मेरा पहले दिन थोड़ा वाद विवाद हुआ कुछ मुद्दों को लेकर। ये जानकारी मनोज पासी को पड़ी, तो मनोज पासी को लेकर देखो इसकी चालाकी। मनोज पासी को क्या लगा कि प्रेम कुमार गेड़ाम और इनका वाद विवाद हुआ, तो अब इस व्यक्ति को मैं मेरे फेवर में कर सकता हूं। तो उसको टेलीफोन किया कि मैं आपके घर में आना चाहता हूं। अब उसके घर में गया और रात के 3 बजे तक संगठन के विरोध में तोड़फोड़ किया। और उसने कहा, उस कार्यकर्ता ने पूछा, अगर ऐसा आप करोगे तो इससे क्या फायदा होगा? तो मनोज पासी उस पर बोल रहा है, कुछ फायदा नहीं होगा, 2-3 साल के लिए संगठन का काम रुक जाएगा। देखो इसकी बदमाशी, मास्टरमाइंड। इसको लगता है कि यही बहुत होशियार है, बहुत चालाक है। मैं एक पहला व्यक्ति हूं जो उसके मुंह पर जो है वो बोलता हूं और बोला हूं। अब जिस कार्यकर्ता के साथ थोड़ा बहुत मेरा हुआ था मनमुटाव, वाद विवाद, उसको लगा इसका फायदा लिया जाए। वो कार्यकर्ता ने दूसरे दिन सुबह 6 बजे मुझे टेलीफोन करके ये बात बताई कि गेड़ाम साहब, मनोज कुमार पासी मेरे घर में आए, 3 बजे तक संगठन के तोड़फोड़ के विरोध में उन्होंने बात की। तो मैं बोला आपके घर में कैसे आए? तो उसी कार्यकर्ता ने बताया कि हो सकता है आपके और मेरे बीच में थोड़ी जो मनमुटाव हुआ, शायद उसको पता चला होगा, तो उसका फायदा लेने के लिए वो मेरे घर में आया। और मनोज कुमार पासी ने और एक बात बताई ऑन रिकॉर्ड, सिर्फ कॉल ही रिकॉर्ड होता है क्या, वॉइस रिकॉर्ड, कि महाराष्ट्र के भी कुछ लोग इसमें इन्वॉल्व है। महाराष्ट्र के ही नहीं, उनके नाम भी उन्होंने बताए, महाराष्ट्र के ही नहीं, ऑल इंडिया के कोई भी इस संगठन को तोड़फोड़ करने का काम करेगा और कोशिश करेगा, उसको छोड़ने वाले नहीं है। बहुत खास बात मैं पूरे भारत के तमाम कार्यकर्ता एवं पदाधिकारियों को बता रहा हूं। ये मिशन 19 साल की उम्र से वामन मेश्राम साहब ने 45 साल से इस समाज को जगाने का और जोड़ने का काम किया।
ये कारवा मानवर काशीराम साहब, खापर्डे साहब और मेश्राम साहब ने खड़ा किया। बामसेप यही एक संगठन है जो हमारे समाज को गुलामी से मुक्त कर सकता है, यही एक विचार है जो समाज को मुक्त कर सकता है। उसी की आप लोग बदनामी कर रहे हो, कोई मतलब है? अरे आपसे नहीं हो रहा है मत करो मेरे भाई, नहीं हो रहा है मत करो, लेकिन कम से कम ये तो काम मत करो। मेश्राम साहब कहते हैं आपसे नहीं हो रहा है मत करो, लेकिन कम से कम निराशा का प्रचार मत करो। आप निराशा का नहीं, साला तोड़ फोड़ करने का काम कर रहे हो। मीटिंग बुलाए, मीटिंग बुलाए, मीटिंग में चर्चा होती है, जांच नहीं होती। जांच कमेटी में जांच होती है, मीटिंग में तो चर्चा होती है। तो मैं ये बात बता रहा था, दो बातें बता रहा था। एक बात कि ये 3 जिला के है, लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूनिवर्सल होने की वजह से लोगों को ऐसा लग रहा है, क्या लग रहा है, पूरे उत्तर प्रदेश में, कोई पूरे उत्तर प्रदेश, और जिन 3 जिला के नाम मैंने लिए वहां पर भी कुछ नहीं है, इनके समर्थन में कुछ नहीं है। ये दूसरी बात, ये करने वाले जितने भी लोग हैं एक ही जाति समाज के लोग हैं। मैं नाम लेकर बताना चाहता हूं। ब्रजेश रावत पासी, प्रदीप माही पासी, विकास भारती पासी, सत्येंद्र बहादुर पासी, मनका प्रसाद पासी, विक्रम सिंह पासी, गुड्डू राही पासी, सोनू पासी, दीपू पासी, मतलब पासी और चमारवाद आप लोग खड़े करोगे? पासी और चमारवाद आप लोग खड़े करोगे? बहुत सारे भारत के जो लोग हैं, अब हमारे लोगों ने टाइटल भी इस प्रकार से रखे हुए हैं कि उनकी जाति भी समझ में नहीं आती, तो लोगों को लग रहा है बहुत सारा वाद। कोई वाद विवाद नहीं है भाई, ये जातिवाद यहां पर खड़ा करना चाहते। और आपको मैं बताना चाहता हूं, सारा पासी समाज इनके साथ में नहीं है। 99.99 मेश्राम साहब के साथ में, 0.00090 उसके बाद में 1, ये 5-6 नमूने। उत्तर प्रदेश के बामसेप के राज्य अध्यक्ष चुन्नीलाल सरोज जी, उप मुख्यमंत्री पद के लिए पासी समाज के व्यक्ति को नेतृत्व दिया मेश्राम साहब ने। इनके साथ में कोई है नहीं। सोशल मीडिया ये जो यूनिवर्सल प्लेटफॉर्म है, उस वजह से उत्तर प्रदेश छोड़कर बाकी के लोगों को ऐसा लग रहा है कि शायद पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं है, पूरा पासी समाज भी मेश्राम साहब के साथ है। ये जो मनोज पासी के ये जो लोग हैं, उसके प्रभाव के जो लोग हैं, वो जाति के अंधभक्त हैं। जैसे बहन जी के अंधभक्त है, वैसे ये जाति के अंधभक्त हैं। तो अगर जाति के अंधभक्त हो तो भाई जाति का संगठन बनाओ और जाति में काम करो, फिर व्यवस्था परिवर्तन होगी आपकी। ये जितने भी बोल रहे हैं, ये भी योग्यता किसने निर्माण की? संगठन ने निर्माण की ना। ये भी योग्यता संगठन ने निर्माण की। योग्यता बाद में निर्माण होती है, अवसर पहले मिलता है। बामसेप ने अवसर दिया, अवसर मिला तब जाकर योग्यता निर्माण हुई। अगर बामसेप में अवसर ही नहीं मिलता तो योग्यता कहां से निर्माण होती है आप लोगों के अंदर? आज आप प्रांतवाद का मुद्दा उठा रहे हो, आज आप जातिवाद का कार्यक्रम चला रहे हो, कल आप लोगों के साथ में कौन व्यक्ति काम करेगा?
कौन से राज्य का व्यक्ति काम करेगा? अगर आपको लगता है कि आपकी योग्यता खुद के बलबूते पर निर्माण हुई है, ऐसा अगर आपको लगता है तो भाई करके दिखाओ ना, करके दिखाओ ना। आप लोग करके दिखाते नहीं हो। करके दिखाना चाहिए कि हाँ, हम लोग योग्य लोग हैं। करके दिखाओ, राष्ट्रव्यापी संगठन बनाकर दिखाओ, उसको चलाकर दिखाओ। क्या कठिनाइयां आती है, कौन सी समस्याएं आती है संगठन चलाते वक्त, सब पता चलेगा। साथियों, हम लोग किसी को भी छोड़ने वाले नहीं। जो ऐसा गलत काम करेगा बिल्कुल ही छोड़ने वाले नहीं। और संगठन को बचाने के लिए अगर हमारी जान भी चली जाती है तो भी उसकी परवाह नहीं। आप लोग फिजिकली अटैक की धमकी दे रहे हो। महाराष्ट्र में नहीं हूं, उत्तर प्रदेश में है हम लोग। चलो हम लोग महाराष्ट्र में होते और आप कहते कि आओ भाई उत्तर प्रदेश में, तो वो बात अलग थी। हम उत्तर प्रदेश में ही है, आगरा मेरा सेंटर है। अभी मैं मध्यांचल पूर्वांचल घूम रहा हूं। जिन जिला के नाम लिया, इलाहाबाद भी आ रहा हूं, कौशाम्बी भी आ रहा हूं, फैजाबाद भी आ रहा हूं। अगर आपको लगता है कि हमें मारने से अगर आपके मन को शांति मिलती है तो सीधा गोली मार दो, खत्म कर दो कहानी। हमारे आगे पीछे कुछ भी नहीं। हम दो ही भाई हैं। मां को बोल दिया है, जब से ये बामसेप का काम कर रहा हूं, मां को बोल दिया है कि मेरे से किसी भी प्रकार की कोई आशा अपेक्षा नहीं करना है। मैं भले ही आपका बेटा हूं, लेकिन भारत में बहुत सारी मां है। तो मां को बोल दिया मैंने, बीवी को बोल दिया कि जो मैं काम कर रहा हूं इसमें कुछ भी हो सकता है, इसलिए आपको खुद के बलबूते पर खड़ा रहना होगा। अगर मारना चाहते हो तो उत्तर प्रदेश में ही मारो। आ रहा हूं मैं, कौशाम्बी आ रहा हूं, अभी तो घूम ही रहा हूं। अगर सारे उत्तर प्रदेश में ये बवाल होता तो जहां जहां जा रहा हूं मेरा स्वागत क्यों हो रहा है? स्वागत हो रहा है, लोग नारे भी दे रहे हैं, घोषणा भी दे रहे हैं। मेश्राम साहब के नारे दे रहे, घोषणा दे रहे, खाने की व्यवस्था कर रहे हैं, रहने की व्यवस्था कर रहे हैं। तब मुझे पता चला कि फिर इनकी जब मैंने जन्म कुंडलियां निकालना शुरू की तो पता चला कि ये मामला सिर्फ ये 4-5 लोगों का है, लेकिन सोशल मीडिया यूनिवर्सल प्लेटफॉर्म होने की वजह से लोगों को ऐसा लग रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं। ये सारी बदमाशी मनोज कुमार पासी कर रहा है। और जब प्रदीप अम्बेडकर की का हिस्ट्री, उनके जाति का हिस्ट्री जब हमने चेक किया तो इन्हीं लोगों के जाति से वो कनेक्टिविटी है, एक उपजाति है, पासी जाति की एक उपजाति है। मतलब जातिवाद आप बढ़ाओगे संगठन में, 4200 जाति के लोग मिलजुल कर काम कर रहे हैं, तो इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। प्रदीप राम उर्फ प्रदीप अंबेडकर को लेकर बहुत सारे पत्र व्यवहार जो है सचिवालय से हुए, और प्रदीप अंबेडकर ने जो भी लिख कर दिए उस रेफरेंस में बहुत सारी बातें आप लोगों को पहले से ही जानकारी है। लेकिन जो एक महत्वपूर्ण पत्र है जो वामन मेश्राम साहब ने स्वयं प्रदीप अंबेडकर को दिया, उस संदर्भ में प्रदीप अंबेडकर जी ने किसी भी प्रकार की चर्चा नहीं की। मतलब कहने का मतलब यह है कि जितने भी पत्र व्यवहार हुए सचिवालय से हुए और विलास खरात सर के सिग्नेचर से
उनको दिए गए, लेकिन एक पत्र जो है वो वामन मेश्राम साहब ने स्वयं खुद अपने सिग्नेचर से उनको दिया। वो पत्र मैं आप लोगों को पढ़कर बताना चाहता हूँ ताकि जनता को ये बात समझ में आए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनको समझाने की कोशिश की, उनको आगाह करने की कोशिश की और उनमें सुधार आ जाए। इस संदर्भ में उस पत्र में वामन मेश्राम साहब ने लिखा। ये वो पत्र है जो 30 अक्टूबर 2021 को ये पत्र दिया गया प्रदीप आंबेडकर जी को, आप लोग देख रहे हैं। और ये मेश्राम साहब की स्वयं सिग्नेचर है यहाँ पर इस पत्र में। साथियों, ये पत्र मैं पढ़कर आपको बताता हूं जिसका जिक्र ही अभी तक प्रदीप आंबेडकर जी ने नहीं किया। वो पत्र पढ़कर बताता हूं। प्रति माननीय प्रदीप आंबेडकर, संलग्न कार्यकर्ता, केंद्रीय कार्यालय बामसेप, नई दिल्ली, क्योंकि उनका ट्रांसफर हुआ था। संदर्भ 31 अक्टूबर 2021 का प्राप्त पत्र। महाशय, आपके द्वारा प्राप्त पत्र के अनुसार आपने 3 महीने की छुट्टी की मांग की है। यह छुट्टी ठोस वजह के आधार पर नहीं है, इसलिए इसे मंजूर नहीं किया जा सकता। आपको केंद्रीय कार्यालय नई दिल्ली से संलग्न किया गया है, इसलिए आपकी सभी गतिविधियां केंद्रीय यूनिट के अधीन हैं। इसके बावजूद भी केंद्रीय यूनिट के अनुमति के बगैर आप मथुरा, उत्तर प्रदेश चले गए। यह अनुशासनहीनता की सीमा का अंत है। और मथुरा से आप लखनऊ गए, ऐसा मथुरा के कार्यकर्ताओं ने बताया है। आपने आपका सामान माननीय नाथाभाई वाडेल को दिल्ली भेजने से मना किया है, इसीलिए देखिए मना किया, प्रदीप आंबेडकर जी ने स्वयं मना किया, इसीलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते हैं इसलिए मैंने उस सामान को जब्त कर लिया है। अब वो सामान मेरे पोजीशन में है, इसलिए आपको वार्निंग दी जाती है कि आपको बामसेप भवन लखनऊ जाने से मना किया जाता है। यदि आपने बामसेप भवन लखनऊ जाने की कोशिश की तो आपके खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया जाता है। पहला बिंदु। दूसरा, जांच का प्राथमिक रिपोर्ट आपके खिलाफ आया है जो आपने अपराध किया है, क्या उसे सार्वजनिक किया जाए? आप सोशल मीडिया में लिखते रहते हो, रानी बोध के लोगों ने सोशल मीडिया पर लिखना शुरू कर दिया तो आपकी सुरक्षा का क्या होगा, इसका आपको अंदाजा नहीं है। आप कहते हो आपने डाका नहीं डाला, आपका अपराध उससे भी बड़ा है। आप बाबूराम जयंत के समन्वय में हो और वह संगठन तोड़फोड़ करने के काम में लगा हुआ है, उसको निलंबित किया जा चुका है। क्या यह माना जाए कि आप भी उसको तोड़फोड़ करने के काम में प्रोत्साहन दे रहे हो? यह माना जाए? मथुरा में जिन लोगों से आपने बात की उसका सारा रिपोर्ट मेरे पास पहुंच गया है। आशा है कि आपको सद्बुद्धि आएगी। आपकी गतिविधियां डिप्रेशन में जाने जैसे लग नहीं रही है, यह अहंकार से पीड़ित व्यक्ति की लग रही है, जो अहंकार उनके मन में 20 साल का। एक साथ अहंकार और डिप्रेशन नहीं रह सकता, या तो अहंकार होगा या तो डिप्रेशन होगा। घर जाने से डिप्रेशन कैसे खत्म होगा? आपको फौरन दिल्ली वापस जाना चाहिए और केंद्रीय यूनिट जो कार्य देगा वह कार्य करना चाहिए। डे टू डे की गतिविधियों में शामिल रहना चाहिए, इसलिए डिप्रेशन में जाना रुक जाएगा। यदि डिप्रेशन है तो घर पर जाना इलाज नहीं है। आप और आपका मानधन बंद कर दिया गया है, यह झूठी बात है। ये 30 अक्टूबर का लेटर है। उन्होंने प्रचार किया था कि मानधन बंद कर दिया, तो वो झूठा था। जांच रिपोर्ट पर कल उचित कार्रवाई जांच रिपोर्ट पर कल उचित कार्रवाई की जानकारी आपको दी जाएगी। सहानुभूति हासिल करने के लिए झूठ का प्रोपेगेंडा मत करिए, अन्यथा संगठन के पास आपकी जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करने का उपाय ही बचा रहेगा और आपके झूठ का पर्दाफाश करना होगा, फिर आपको ज़्यादा मुश्किल होगी। आशा है कि विवेकपूर्ण तरीके से आप विचार करेंगे। वामन मेश्राम, राष्ट्रीय अध्यक्ष बामसेप, नई दिल्ली। ये लेटर 30 अक्टूबर को वामन मेश्राम साहब ने स्वयं प्रदीप आंबेडकर जी को लिखा और उनको बताने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की। ये कौन सा 20 साल का कैडर है? जब राष्ट्रीय अध्यक्ष समझा रहे हैं, उस बात को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं।
इसका अर्थ जो उनके पास 45 साल का अनुभव है, उस आधार पर उन्होंने ये बात उनको समझाने की कोशिश की कि भविष्य में ऐसा हो सकता है, और वो वैसे ही हुआ जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सोचा था, उनको आगाह किया था। साथियों, जो बात आपको मैं बताना चाहता हूं, बहुत खास बात है कि दुनिया के किसी भी संगठन में संगठन को बाह्य खतरा कम होता है और आंतरिक खतरा ज्यादा होता है। यह हम ट्रेनिंग कैंप में भी पढ़ाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए किसी बैंक में चोरी हो जाती है, तो जब तक उस बैंक का व्यक्ति उस चोरी में इन्वॉल्व नहीं होता तब तक बैंक में चोरी नहीं कर सकते। एक उदाहरण आप लोगों को मैंने बताया। बाहर का व्यक्ति संगठन को तोड़फोड़ करने का काम नहीं करता है, क्योंकि अंदर के बहुत सारे जो अंडर करंट्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, ये बाहर के व्यक्ति को मालूम नहीं होते, तो आंतरिक खतरा ज्यादा होता है। क्योंकि अंदर जो लोग रहते हैं उनको संगठन के अंडर करंट्स की जानकारी होती है, बहुत सारी चीजों की जानकारी होती है। जैसे मनोज कुमार पासी 5 दिन की छुट्टी लेकर घर गए, 5 दिन खत्म होने के बाद आना चाहिए था, आए नहीं, तो वो कानपुर में जो तोड़फोड़ वाली मीटिंग जो ऑर्गेनाइज की गई थी प्रदीप अंबेडकर और मनोज कुमार पासी के नेतृत्व में, वो प्री प्लान था, वहां पर गए। जिस रूम में मनोज कुमार पासी जी की भवन में रहने की व्यवस्था की थी, उनके पास गठबंधन के बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स उनके बेड के नीचे मिले। जब गठबंधन के गतिविधियों में मनोज कुमार पासी इन्वॉल्व ही नहीं थे, तो उनके पास गठबंधन में जो इन्वॉल्व जो भी दल थे, जो भी पार्टियां थे, उनका डेटा, उनका सारी जानकारी उनके पास कहां से आई थी? जब उनका रूम, वो जब तोड़फोड़ वाले मीटिंग में शामिल हुए और उनको लेटर दिया गया, तो क्लियर हुआ कि वे अब रिटर्न आने वाले नहीं हैं। तो जब उनका रूम खाली किया गया, साफ सफाई किया गया, तब उनके बेड से वो सारा बंच मिला, और तब बहुत सारी बातें जो है सामने आई। इस रेफरेंस में हम अगले वीडियो में जरूर आपको बातें बताएंगे। अगर इन्होंने और कुछ सोशल मीडिया में आकर उत्पटांग हरकतें अगर उन्होंने की, तो दस्तावेज के साथ में बहुत सारी बातें हम लोग आने वाले दिनों में एक्सपोज करने वाले हैं। साथियों, ये लोग कहते हैं कि महाराष्ट्र के लोगों ने कब्जा किया, ऐसा ये लोग प्रचार करते हैं। तो उत्तर प्रदेश में आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं कि चौधरी विकास पटेल जी उत्तर प्रदेश के ही है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के, और राज्य प्रभारी भी रहे बामसेब उत्तर प्रदेश के। दूसरे हैं प्रवेंद्र प्रताप सिंह, जो कि राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष है बहुजन मुक्ति पार्टी के, उत्तर प्रदेश के ही है। तीसरा किरण चौधरी मैडम, राष्ट्रीय अध्यक्ष है बहुजन मुक्ति पार्टी महिला प्रकोष्ठ की। राम सुरेश वर्मा जी उत्तर प्रदेश के ये राष्ट्रीय अध्यक्ष है राष्ट्रीय किसान मोर्चा के। चांद मोहम्मद जी उत्तर प्रदेश के ये राष्ट्रीय प्रभारी है राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के। डॉक्टर रघुनंदन निषाद जी उत्तर प्रदेश के ये उप मुख्यमंत्री पद के दावेदार है, और फूलन देवी के भांजे जी है। उसके बाद में राम सरोज जी है, जो उप मुख्यमंत्री पद के दावेदार है, ये भी उत्तर प्रदेश के हैं। डॉक्टर मायाशंकर कौशल सर भी उत्तर प्रदेश के हैं, जो कि बामसेब के सीसी मेंबर है। ये लोग जो प्रोपेगेंडा करते हैं कि महाराष्ट्र के लोगों ने कब्जा किया, ये प्रोपेगेंडा उनका झूठा है, बल्कि ये प्रांतवाद को बढ़ावा देना चाहते हैं, जातिवाद को बढ़ावा देना चाहते हैं। जो लोग
कैडर नहीं है, साधारण लोग है, या जो लोग संगठन से जुड़े हुए हैं 1 साल 2 साल 6 महीना 3 साल 4 साल 5 साल से, जो लोग ये बहुत सारे अंडरकरंट्स नहीं जानते हैं, उनको वो मिसगाइड करने का काम करते हैं। इस रेफरेंस में मैंने आप लोगों को बताया हूं कि जब मनोज कुमार पासी जी को आगरा के एक कार्यकर्ता ने सवाल पूछा कि ये करके आपको क्या मिलेगा, तो उन्होंने जवाब दिया कि 3-4 साल के लिए संगठन डिस्टर्ब होगा। मतलब ये लोग डिस्टर्ब करना चाहते हैं। जो ऑब्जेक्टिव को लेकर मेश्राम साहब ने प्लान बनाकर उत्तर प्रदेश में काम किया था इस चुनाव के दौरान, यही लोग हैं जो इस काम को सफल होने नहीं देना चाहते थे। ये लोग बोलते हैं महाराष्ट्र के लोगों ने सत्यानाश किया, क्या सत्यानाश किया ये नहीं बता रहे। हम तीनों का नाम लेकर बोल रहे हैं कि इनकी वजह से समस्या है। गौतम बंसोड़े जी, डॉक्टर अनिल कुमार माने जी और प्रेम कुमार गेड़ाम जी को लेकर बोलते हैं कि इनकी वजह से प्रॉब्लम है उत्तर प्रदेश में। क्या प्रॉब्लम है नहीं बता रहे, क्या सत्यानाश किया नहीं बता रहे। मैं आपको बताना चाहता हूं, नंबर 1 इनकी नजर में हमने क्या सत्यानाश किया। नंबर 1, प्रदीप आंबेडकर और मनोज कुमार पासी की मनमानी नहीं चलने दी हम लोगों ने। नंबर 2, गुटबाजी इनकी नहीं चलने दी हम लोगों ने। नंबर 3, इनको भ्रष्टाचार करने से हम लोगों ने रोक लगाई। नंबर 4, जो जातिवाद ये लोग बढ़ा रहे थे वो हमने होने नहीं दिया। नंबर 5, तोड़फोड़ ये लोग कर रहे थे वो हमने करने नहीं दिया। नंबर 6, जो गलत काम कर रहे थे वो गलत काम हम लोगों ने इनको करने नहीं दिया। और नंबर 7, सबसे बड़ा काम हम लोगों ने नहीं करने दिया कि ये लोग अपने व्यक्ति प्रभाव में लोगों को तैयार कर रहे थे। प्रभाव संगठन का होना चाहिए, प्रभाव उद्देश्य का होना चाहिए, प्रभाव नेतृत्व विचारधारा का होना चाहिए, लेकिन ये खुद का प्रभाव निर्माण कर रहे थे ताकि भविष्य में संगठन को खतरा पैदा करने का जो इनका कार्यक्रम था, ये इनका हम तीनों ने, संगठन ने और राष्ट्रीय नेतृत्व ने एक्सपोज किया। इसलिए ये लोग हमको टारगेट कर रहे हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ये हम तीनों को टारगेट नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये वामन मेश्राम साहब को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि मेश्राम साहब भी महाराष्ट्र से है। वो हम तीनों का नाम सामने ले रहे हैं, लेकिन नंबर 1 का टारगेट जो उनका है वो वामन मेश्राम साहब को टारगेट कर रहे हैं, ताकि इस मिशन से, इस उद्देश्य से लोग ना जुड़े। ऐसा ये षड्यंत्र कर रहे हैं। मतलब ये बोल रहे हैं हम संगठन और विचारधारा के साथ में हैं, तो संगठन और विचारधारा नाम का तो कोई आदमी तो है नहीं। संगठन और विचारधारा के आप साथ में हो तो संगठन विचारधारा लेकर चलने वाला नेतृत्व होता है। ये लोग इनडायरेक्टली नेतृत्व का विरोध कर रहे हैं, अभी तो खुले तौर पर विरोध कर रहे हैं। इस बात को सभी लोगों ने ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। साथियों, एक बहुत ही खास बात इस रेफरेंस में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि वामन मेश्राम साहब ने 20 साल पहले ये निर्णय लिया था। 20 साल पहले ये निर्णय लिया था वामन मेश्राम साहब ने कि महावत खड़ा करेंगे ताकि अंकुश लगाया जाए। ये 20 साल पहले मेश्राम साहब ने यह तय किया था, महावत खड़ा करेंगे ताकि अंकुश लगाया जाए। और जो 20 साल पहले मेश्राम साहब ने प्लान बनाया था, उस प्लान को मेश्राम साहब ने अंजाम दे दिया है। अब महावत तैयार हो चुका है। जो लोगों को भ्रमित करते हैं, अब हम लोगों ने महावत तैयार कर दिया है, अब दूसरी बहन जी पैदा नहीं होगी। महावत कर दिया। जो डर हमारे लोगों के मन में डालते हैं, अब दूसरी बहन जी पैदा नहीं होगी, और जो भी बहन जी पैदा होगी, जो भी होगी, वो दिशा निर्देशन, नियंत्रण, निगरानी, अनुशासन में रहकर ही इस आजादी का काम करेगी। जो डर लोगों के मन में दिखाया जाता है, जो भ्रम लोगों को भ्रमित किया जाता है, उस बात को आपको ध्यान में रखना है। अब महावत पैदा हो चुका है। मैं लास्ट में और एक खास बात आप लोगों को बताना चाहता हूं, बहुत खास बात। साथियों,
ये एकमात्र संगठन, उद्देश्य और नेतृत्व है जो हमारे समाज को, करोड़ों लोगों को हजारों साल के गुलामी से मुक्त कर सकता है। हमसे नहीं हो रहा है, नहीं करना चाहिए, लेकिन उस संगठन, उस नेतृत्व और विचारधारा की, उस संगठन और नेतृत्व की कभी भी हम लोगों ने बदनामी नहीं करनी चाहिए। हमसे नहीं हो रहा है मत करो, लेकिन उस संगठन और नेतृत्व की बदनाम मत करो जो लाखों करोड़ों लोगों की आशा का किरण बना हुआ है। यह अधिकार हम लोगों को नहीं दिया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का क्राइटेरिया अलग है, उनके क्राइटेरिया में हम लोगों ने घुसना नहीं चाहिए। मैं 2-3 उदाहरण देता हूं। चाइना का उदाहरण देता हूं। माओ को जब संगठन से निकाला गया, 10 बार माओ को निकाला। जिन्होंने 10 बार माओ को संगठन से निकाला, दुनिया माओ को जानती है, जिन्होंने निकाला उनको नहीं जानती है। तो कम से कम ऐसा करके दिखाओ। अगर संगठन, सेंट्रल सचिवालय और राष्ट्रीय नेतृत्व गलत है ऐसा आपको लगता है, तो आपकी योग्यता पर आप साबित करके दिखाओ ना, आप लोग सही हो। माओ को 10 बार निकाला, वही माओ ने क्रांति लाई। उसी संगठन में रहकर क्रांति लाई। माओ को 10 बार निकाला तो माओ ने कोई दूसरा संगठन नहीं बनाया, लेकिन संगठन के विरोध में एक शब्द भी नहीं बोला। मैं दूसरा आरएसएस का उदाहरण देता हूं, देवरस का। देवरस ने गुनाह किया, गुरु गोलवलकर ने उसको आरएसएस से निकाल दिया। वो 6 साल की उम्र से आरएसएस का कैडर था और आरएसएस का काम करता था। देवरस 6 साल की उम्र से आरएसएस ने उसको निकाल दिया। वो निकालने के बाद, जहां का मैं निवासी हूं नागपुर का, नागपुर कोर्ट में वकील था, तो नागपुर कोर्ट में प्रैक्टिस करते रहा, वकीली करते रहा, लेकिन आरएसएस के विरोध में कभी भी एक शब्द उसने बयान नहीं दिया। एक भी शब्द देवरस ने बयान नहीं दिया। संगठन से निकालने के बाद अपनी वकीली करते रहा नागपुर महाराष्ट्र में, लेकिन एक शब्द भी बयान नहीं दिया। गुरु गोलवलकर ने फिर से उसको बुलाया और जो निकला हुआ व्यक्ति था देवरस, वही देवरस आरएसएस का सरसंघ चालक भी बना। तीसरा उदाहरण संभाजी कीड़े, नहीं संभाजी भिड़े, महाराष्ट्र का। उसको भी आरएसएस से निकाला गया, लेकिन जिंदगी में कभी भी वो आरएसएस के विरोध में कोई बयान नहीं दिया, बल्कि आरएसएस के समर्थन में काम करते रहा। और जब 1 जनवरी 2018 में जब भीमा कोरेगांव में जब कार्यक्रम हम लोगों ने लिया और जो कांड संभाजी कीड़े ने, संभाजी कीड़े उर्फ संभाजी भिड़े ने किया, तो उसको बचाने के लिए आरएसएस बैकअप में आई। कहने का मतलब ये उदाहरण मैं क्यों दे रहा हूं? दुश्मन के भी संगठन है इस देश में। 3 संगठन कैडराइज ऑर्गेनाइजेशन है, एक कम्युनिस्ट है, दूसरा आरएसएस है और तीसरा बामसेप है। कम्युनिस्ट और आरएसएस ये ब्राह्मणों का संगठन है, बामसेप बहुजनों का संगठन है। कम्युनिस्ट से और आरएसएस से जब कोई निकल जाता है या उसका निकाला जाता है, वो कभी संगठन के विरोध में कभी भी प्रचार नहीं करता। मैं ये बहुजन समाज के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारियों को ये बात इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि साथियों, हमसे नहीं हो रहा है तो आप लोग नहीं करना चाहिए। नहीं हो रहा है तो नहीं करना चाहिए, लेकिन उस संगठन की बदनामी नहीं करना चाहिए जो लाखों करोड़ों लोगों को गुलामी से मुक्त करने वाला है। और कभी भी जिंदगी में याद रखना है कि आने के रास्ते संगठन में साथियों कभी भी खुले रखना है। आप लोग संगठन को तोड़फोड़ करने के लिए अगर आप लोग सार्वजनिक प्लेस का सहारा लोगे, तो हम लोग सार्वजनिक प्लेस पर ही उसका जवाब भी देंगे और एक्सपोज भी करेंगे। ये सार्वजनिक प्लेस पर ही करेंगे। बहुत खास बात आप लोगों को बता रहा हूं। 2003 के पहले जितने भी फ्रैक्शन संगठन में हुए, संगठन टूटा, लेकिन 2003 में हम लोगों ने ऐसी पॉलिसी हम लोगों ने संगठन ने बनाई संगठन में कि 2003 के बाद में संगठन को तोड़फोड़ करने की कोशिश बहुत सारे लोगों ने की। संगठन नहीं टूटा, व्यक्ति चला गया। प्रदीप राम उर्फ प्रदीप आंबेडकर और मनोज कुमार पासी
से 20 गुना ज्यादा ताकतवर लोगों ने टकराव किया। 20 गुना ज्यादा ताकतवर लोगों ने टकराव किया, कुछ नहीं कर पाए। यह संगठन है, संगठन का जाल बहुत व्यापक है, संगठन का जाल बहुत व्यापक है। बाम से बाल की खाल भी निकालता है और राष्ट्रव्यापी नहीं अंतरराष्ट्रव्यापी ये ऑर्गेनाइजेशन है। तो पल पल की खबर, जानकारी संगठन के पास प्रोवाइड होते रहती है। इसलिए मैं एक बहुत महत्वपूर्ण चीज आप लोगों को बताना चाहता हूं कि कार्यकर्ता पदाधिकारियों ने भ्रम का शिकार नहीं होना चाहिए। आप जस्ट लाइक कॉमन मैन सार के सोचते हो कि ये सोशल मीडिया में क्या चल रहा है, ऐसा नहीं चल रहा चाहिए। ये कॉमन मैन की सोच है। वो लड़ाई सोशल मीडिया पर शुरू की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूनिवर्सल प्लेटफॉर्म है, तो आप एक एक व्यक्ति के घर में जाकर आप लोग समझाएंगे क्या? इसलिए मैंने कहा कि ये विरोधी और दुश्मन के ऊपर निर्भर होता है कि वो लड़ाई कहां पर करना चाहते हैं। उस आधार पर हम लोगों को प्लानिंग बनाकर ये करना होगा। ये हम लोग एक्सपोज कर रहे हैं, जो तोड़फोड़ करने का काम कर रहे हैं हम लोग उसको एक्सपोज कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारी जानकारी है, ऐसे बहुत सारे इन्होंने गलत काम किए हैं जो मैं इस वीडियो में नहीं बोल सकता। मेरे रेफरेंस में जितनी बात उन्होंने कही उसका जवाब मैंने दिया। जब जब जरूरत पड़ी जो भी गलत काम इन्होंने किया है वो सारा का सारा हम लोग एक्सपोज करने वाले हैं और जनता को ये सारी बातें हम लोग बताने वाले हैं। आज 15 साल से मैं काम कर रहा हूं। मैं कोई पैराशूट से नहीं आया हूं, जमीनी स्तर से काम किया है। क्रिटिकल परिस्थिति में हम लोगों ने टेस्ट दी है, चाहे गुजरात की परिवर्तन यात्रा क्यों ना हो, जेल गए हैं, चाहे आगरा का पुलिसों के साथ में, प्रशासन के साथ में टकराव क्यों ना हो, जहां जहां संगठन ने हमारी जिम्मेदारी लगाई उस क्रिटिकल परिस्थिति में हम लोगों ने काम किया है। जमीनी स्तर से हम लोगों ने काम किया है। हम लोगों ने अपने जीवन और जिंदगी का, परिवार का, किसी भी प्रकार का कोई हम लोगों ने आशा अपेक्षा नहीं रखी है और निस्वार्थ सेवा से ये काम कर रहे हैं। बाबा साहब आंबेडकर के आंदोलन में आदिवासी समाज को भ्रमित किया गया था गांधी जी के द्वारा और ठक्कर बापा को आदिवासियों का नेता बनाया था। इस वजह से पूरा आदिवासी समाज ये ठक्कर बापा के पीछे चला गया, गांधी जी के पीछे चला गया। ये जो कमी बाबा साहब आंबेडकर के आंदोलन में उस वक्त रही, क्योंकि मेरा समाज अनपढ़ था, गंवार था, अशिक्षित था, अज्ञानी था, दिशाहीन समाज था, लेकिन ये जो कमी बाबा साहब आंबेडकर के आंदोलन में मेरे समाज के द्वारा रही उस कमी को मैं पूरी करना चाहता हूं और मेश्राम साहब के आंदोलन में ये बिल्कुल ही कमी मैं महसूस होने नहीं दूंगा कि आदिवासी समाज मेश्राम साहब के आंदोलन के साथ नहीं है। मैं शुक्रगुजार करता हूं वामन मेश्राम साहब का और बामसेप इस संगठन का कि जो काम कांग्रेस आरएसएस बीजेपी ने 75 साल में नहीं किया वो काम कांग्रेस आरएसएस बीजेपी ने जो नहीं किया वो काम बामसेप ने 75 साल में नहीं बल्कि 45 साल में आदिवासी समाज में आज नेतृत्व निर्माण किया। राष्ट्रीय स्तर पर संगठन चलाने वाले, राज्य स्तर पर संगठन चलाने वाले, मंडल स्तर पर संगठन चलाने वाले, जिला स्तर पर संगठन चलाने वाले आज आदिवासी समाज में नेतृत्व निर्माण किए। इसलिए मैं बामसेप का बहुत शुक्रगुजार करता हूं और जो जो जिम्मेदारी संगठन मुझे देगा उस जिम्मेदारी को मैं ईमाने इतबारे पूरी करूंगा। और ये 15 साल में जो हम लोगों ने अपनी खुद की क्रेडिबिलिटी बनाई, क्योंकि साधारण व्यक्ति को संगठन असाधारण बनाता है। अगर असाधारण संगठन बनाता है तो एक होती है योग्यता, एक होता है अवसर, बीच में होता है निखार लाना। यह निखार लाने का काम उस व्यक्ति का और नेतृत्व का होता है। नेतृत्व पहल करता है अपने तरीके से, लेकिन उस व्यक्ति के ऊपर निर्भर होता है कि किस प्रकार की योग्यता निर्माण हो। इसलिए मैं आप लोगों से मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि साथियों, जो संगठन के विरोध में जो लोग काम कर रहे हैं ऐसे लोगों के मुंह नहीं लगना चाहिए, ऐसे लोगों को फ्रेंड लीड से हकाल देना चाहिए।
उनको रिपोर्ट मार देना चाहिए। जब कोरोना की लहर आई तो आपने सोशल डिस्टेंसिंग की ना, क्यों? डर था कोरोना ना हो जाए, डर था। ये कोरोना से भी महामारी वाले लोग हैं, इस बात को आप लोगों ने ध्यान में रखना चाहिए। जैसे कोरोना में हम लोगों ने कोरोना महामारी ना हो इसलिए हमने दूरियां रखी, उसी प्रकार से इन लोगों से भी जो तोड़फोड़ करने का काम कर रहे हैं, इनसे भी हम लोगों ने दूरियां बनाकर रखनी चाहिए। बेवजह इनको बढ़ावा नहीं देना चाहिए। लास्ट में मैं इतना ही कहना चाहता हूं, बहुत सारी ऐसी जानकारी है, जब जब समय मिलेगा तब तब हम लोग ये जानकारी प्रोवाइड करेंगे। बहुत सारी जानकारी है। लास्ट में यही संदेश मैं देना चाहता हूं कि जब जब मंजिल करीब आई, अपनों ने ही कब्र खुदाई। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इतना ही कहते हुए आपने मेरे बात ध्यान से सुनी, इसलिए आभार, धन्यवाद। जय मूल्य।